जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एन फैक्टर फॉर, पहला है फॉर एसिड्स। एसिड्स का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एसिड का एन फैक्टर होता है मैक्सिमम H प्लस, मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस बोल देंगे हम, दैट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस। एसिड से कितने मैक्सिमम H प्लस बेस से न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। जैसे हम बात करें HCl का एन फैक्टर कितना होगा 1, H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 2, HNO3 का कितना होगा 1, HClO4 का कितना होगा एन फैक्टर 1, H3PO4 का कितना होगा 3। अब हम कुछ यहाँ पे जैसे हम बात करें H3PO2, H3PO3 और H3PO4। H3PO2 क्या होगा P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। तो कितने H प्लस निकल सकते हैं यहाँ पे एक, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। H3PO3 में P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि इसमें कितने H प्लस निकल सकते हैं मैक्सिमम 2। और हम बात करें P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 3। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एसिड के एन फैक्टर। जो मैक्सिमम H प्लस है दैट कैन बी टेकन आउट, ठीक है, ड्यूरिंग द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब सेकंड हम बात करें बेस एन फैक्टर फॉर बेस। अब बेस क्या देता है OH माइनस, तो मैक्सिमम OH माइनस दैट कैन बी टेकन आउट। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एन फैक्टर कितना होगा बच्चों 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एन फैक्टर कितना होगा 2, ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एन फैक्टर कितना होगा 3, ठीक है। अब हम बात करें तीसरा एन फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। एन फैक्टर सॉल्ट का क्या होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है सेम होता है, वो किसके इक्वल होता है एन फैक्टर के। उसका मॉडुलस एन फैक्टर एक हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, और वो इतना ही कितना होता है एन फैक्टर होता है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +6, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना -6, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें टोटल चार्ज 6 है, +6 -6, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। Na2SO4, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से सॉल्ट है तो कैटायन और एनायन सेम होगा, और वही उसका क्या होगा एन फैक्टर होगा। अब चौथी बात करते हैं हम एन फैक्टर की, फोर्थ केस इन एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिड H प्लस दैट टेकन पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ H प्लस बोल देंगे हम, नंबर ऑफ H प्लस दैट कैन टेकन पार्टिसिपेट इन
reaction for a base, number of OH minus that taken participate in reaction. जैसे हम बात करें कोई रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो H3PO4 है, वो NaOH से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, एक मोल NaOH से, तो NaH2PO4 प्लस प्लस बनाएगा H2 को, NaH2PO4 प्लस H2। तो यहाँ पे H प्लस कितना पार्टिसिपेट किया, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1, क्योंकि ये पार्टिसिपेट किया है। अगर इंडिपेंडेंटली देते तो एन फैक्टर कितना होता 3, क्योंकि 3H प्लस मैक्सिमम निकाले जा सकते हैं, बट यहाँ पे एक H प्लस निकाला जा सकता है। जैसे हम बात करें H2SO4 रिएक्शन किया NaOH के साथ, तो बनाया NaHSO4 प्लस H2O, या एन फैक्टर कितना है इसका एन फैक्टर NaOH का 1 ही है, क्योंकि एक OH माइनस यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1। तो H प्लस और NaOH एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम। अब जैसे ये सेम केस बेस के साथ होता है, HCl की रिएक्शन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अगर बनता है CaOH एंड Cl प्लस H2O, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, इसका तो एन फैक्टर 1 ही है, ठीक है। और ये एक सॉल्ट है जिसका एन फैक्टर अगेन कितना हो जाएगा 1। एन फैक्टर अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंडिपेंडेंटली गिवन होता तो 2 लिखते हैं, बट इसका OH माइनस रिएक्ट है, तो इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। एन फैक्टर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का हम निकाल सकते, जैसे NaHSO4 सॉल्ट है, इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया 1। ये बात की हमने एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन के एन फैक्टर की। अगर हम फिफ्थ केस बात करते हैं फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि एन फैक्टर जो होता है उसके 2 फॉर्मूले हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ कंपाउंड या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और एक और फॉर्मूला है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड इन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये बहुत कम यूज होगा, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में यूज होगा, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। अब हम इसको काफी लेट डिस्कस करेंगे। पहले हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या फिर 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें KMNO4, KMNO4 क्या होता है KMNO4, अगर एसिडिक मीडियम की बात करें हम तो जाता है Mn+2 में। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की बात करें तो जाता है MnO4-2 में। और अगर हम न्यूट्रल
न्यूट्रल या फिर वीक बेस, स्लाइटली अल्कलाइन की बात करें तो ये जाता है MnO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर की अगर बात करें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये +7 में है, +7 से किस में जा रहा है +5, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सिंपल 5। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये जा रहा है +6 में, कितना है 1, 7 से 6 में गया। हम मॉडुलस की बात करनी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 में, तो +7 से किस में गया है +4 में, तो कितना है 3। तो उसका एन फैक्टर क्या है, सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब चाहे KMnO4 की बात करो या फिर Mn+6 की बात करो, एन फैक्टर कितना है 5। क्या देखा है हमने, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +7 से जा रहा है +2 में, तो चेंज कितने का है 5। यहाँ जाएगा +7 से +6 में, चेंज कितने का है 1। यहाँ जाएगा +7 से +4 में, चेंज कितने का है 3, सिंपल। अब हम बात करें K2Cr2O7, ये हमारे को थोड़ा याद रखना होता है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जाता है Cr+3 में, और बेसिक और न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल मीडियम में वो जो है रिडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करता। तो यहाँ पे +6 से किस में जा रहा है +3 में। अब एक चीज, +6 से +3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए अभी तक जो हमने देखा है। पर हमने क्या बात किया, एक मोल, तो इसके K2Cr2O7 के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में बात करें हम, एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है 2, तो इनटू क्या करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6। वापस से क्रोमियम जा रहा है +6 से +3 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। पर एक K2Cr2O7 में कितने क्रोमियम है 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। जबकि Cr+3 का एन फैक्टर की बात करें हम, तो Cr+3 3 से 6 में जा रहा है। हम रिवर्स देखते हैं इस केस में एन फैक्टर, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो +3 से जा रहा है +6 में, तो एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, एन फैक्टर होगा इसमें 3 ही होगा। मॉडुलस लेंगे 3 - 6 या फिर 6 - 3 की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम कितना है, एक ही है, तो क्रोमियम एक ही है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो हमारे को है ना एक ये तो याद रखना होता है, तो हम इसको याद रखते हैं BAN153, एन फैक्टर याद रखते हैं हम KMnO4 का। बेसिक में होता है एन फैक्टर 1, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, एसिडिक में होता है 5, और न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक में होता है, एल्कलाइन में होता है 3। तो हमें याद रखते हैं BAN153, इसको याद रखते हैं हम BAN153, जबकि K2Cr2O7 +3 में आता है, ठीक है। तो उसमें एसिडिक मीडियम में, उसमें बेसिक और उसमें एल्कलाइन में रिएक्शन नहीं होती। अब हम बात करें जैसे एक कुछ और याद रखना होता है हमारे को, H2O2 जा रहा है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे एक करता है तो H2O में जाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे एक करता है तो ये O2 में जाता है। तो H2 में जाता है तो -1 से किस में जा रहा है -2 में, या -1 से किस में जा रहा है 0 में, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का तो चेंज नहीं हो रहा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में भी ऑक्सीजन ही चेंज हो रहा है। तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो -1 से -2 में जा रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है इस केस में, यहाँ पे एन फैक्टर -1 से -2 में जाना, चेंज 1 का है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। यहाँ एन फैक्टर कितना है, -1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा m/2, ठीक है। जो हम कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन 32 और 34/2 कितना हो जाएगा 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इक्विवेलेंट मास के जो ऑक्सीडेशन नंबर का यूज है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे इसका यूज होता है। जो फोर्थ पॉइंट देखा था हमने कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स, काफी एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी हम। जैसे हम बात करें कि आई कन्वर्ट हो रहा है I2 में, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, Na2S2O3 कन्वर्ट हो रहा है Na2S4O6 में, ठीक है। C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। तो इन सब के एन फैक्टर बताने, तो आयोडीन में जो I- से जा रहा है 0 में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1। ये मान जा रहा है 0 से -1 में, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। यहाँ एन फैक्टर 1 चेंज 1 का है, यहाँ एन फैक्टर 1। अब Na2S2O3 में
H2O3 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है सल्फर की +2 और यहाँ पे कितनी है +2.5। ठीक है, तो चेंज इसका एन फैक्टर कितना है, चेंज कितना है 0.5 का और सल्फर कितना है 2, तो 0.5 इंटू 1 का हो गया चेंज 0.5 इंटू 2 और यहाँ एन फैक्टर कितना है 2.5 से 2 में गया तो 0.5 इंटू 4 कितने का हो गया 2। C2O4 यहाँ +3 से जा रहा है +4 में, तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, तो 2 है, यहाँ एन फैक्टर कितना है 1। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है और ये देखना है कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने वो एटम है, अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम है ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जैसे कैलकुलेट the n factor for both product and reactant। पहला वेनेडियम ऑक्साइड से जा रहा है V2O5, सेकंड SO2 से जा रहा है SO3, थर्ड NH3 से जा रहा है N2O5, फोर्थ PH3 से जा रहा है H3PO4, फिफ्थ H2S से जा रहा है H2SO4, सिक्स्थ Fe2O3 से जा रहा है Fe3O4, सेवन्थ Pb3O4 से जा रहा है PbO। तो चलिए ये अभी 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे वेनेडियम में +2 में ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारे को जस्ट कैलकुलेट करनी होगी, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में सीधे एन फैक्टर लिख रहा हूँ और चेंज 2 का है तो यहाँ 2 हो जाएगा, चेंज 3 का है 3 हो जाएगा ना, चेंज 3 का है, चेंज 3 का है और 2 वेनेडियम है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6, यहाँ +4 है यहाँ +6 है, चेंज कितने का है 2 का तो यहाँ 2 और यहाँ चेंज कितने का है 2, यहाँ भी 2, NH3 -3 से जाएगा +5 में तो चेंज कितने का है 8 और यहाँ चेंज कितने का है 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। PH3 -3 से जा रहा है +5 में तो चेंज कितने का है 8 और यहाँ भी चेंज कितने का 8। H2S -2 से जा रहा है +6 में तो चेंज कितने का 8, यहाँ भी कितने का 8। Fe2O3 यहाँ 8/6/2, यहाँ आयरन ऑब्वियसली 3 में है और यहाँ आयरन है Fe3O4 8/3 तो 3 - 8/3 इंटू 2, ठीक है 3 - 8/3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2/3 और इसका हो जाएगा 3 - 8/3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 हो जाएगा 1। Pb3O4 ये है 8/3 और यहाँ 2 तो 8/3 - 2 इंटू 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8/3 - 2 इंटू 1 तो अगेन ये हो जाएगा 6, 3 से 3 गया तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3। इस तरीके से चेंज करो ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज निकालो और कितने मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और क्वेश्चन देखते हैं हम। एट्थ क्वेश्चन Fe0.93O जा रहा है Fe2O3 में तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है 200/93 और यहाँ है +3 तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे 200/93 -3 200/93 इंटू 3 इंटू 0.93, ठीक है और हो जाएगा
2 × 200/93 इसका मॉडुलस ही लेंगे हम, मॉडुलस लेंगे हम, तो ये हो जाएगा एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जर्नल जो है एन फैक्टर। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केस नहीं जो जिस पर जर्नल में पूछे जाते हैं, तो बेसिक एन फैक्टर है ना। अब हम बात करेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ more than 1 oxidation of more than 1 element changes in compound। अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, अभी यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था अभी तक हमने जितने केस किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला केस ले रहे हैं, if oxidation number of all element increases or decreases। जैसे हम बात करें FeC2O4 है, ये जा रहा है Fe+3 प्लस CO2। यहाँ पे Fe किस में +2 में, CO2 फिर में कार्बन किस में +3 में। तो देखो आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और कार्बन भी क्या हो रहा है +3 से जा रहा है +4 में ऑक्सीडाइज। तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इन दैट केस एन फैक्टर जो होता है वो होता है दोनों का एडिशन, 1 + 2 = 3। वापस से आयरन भी +2 से किस में जा रहा है +3 में, कार्बन भी +3 से किस में जा रहा है +4 में। तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, तो दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो दोनों का हम एन फैक्टर क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब दोनों ही रिड्यूस भी हो रहे होते हैं तो भी हम क्या करते हैं एन फैक्टर ऐड करते हैं। दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो या फिर दोनों रिड्यूस हो रहे हो तो हम एन फैक्टर क्या करते हैं बच्चों ऐड करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अभी हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है Fe2O3, ये जा रहा है Fe+O2 में, तो +3 से जा रहा है 0 में, ये रिड्यूस हो रहा है। ये -2 से जा रहा है 0 में, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। इस केस में हम ये एडिशन यूज नहीं करेंगे, एन फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू N1 + N2। इसके बारे में हम केस बाद में देखेंगे। तो जैसे ये वाला केस हुआ, एन फैक्टर यहाँ Fe2O3 जा रहा है Fe+O2 में, तो Fe+3 से जा रहा है 0 में, ऑक्सीजन ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस केस में क्या होता है, इस केस में जो होता है अभी हम नेक्स्ट केस की बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसी केस पे रहते हैं पहले कि एन फैक्टर कब ऐड हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है। इसके बारे में तो बात अभी हमने कर ही ली थी, एन फैक्टर कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, मतलब एन फैक्टर का ऑक्सीडेशन नंबर कब इंक्रीज हो रही है और कब डिक्रीज हो रही है। जैसे और एग्जांपल देखें हम, फर्स्ट FeS2, इस एग्जांपल को अभी हम लेंगे, अभी रोके हैं आप। Fe2O3 + SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ आयरन +2 में है और यहाँ +3 में है, यहाँ सल्फर -2 में है, यहाँ +4 में। तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, सल्फर भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा N1 + N2। तो 2 से किस में गया 3 में, तो एन फैक्टर आयरन का एन फैक्टर कितना है, इस आयरन का चेंज कितने का है 3 - 2 1 का, और सल्फर 4 और 2 6। ठीक है, सल्फर -1 में है बच्चों, यहाँ -1 में होगा, -2 में नहीं होगा, सल्फर -1 में। तो 4 - 1 5 5 × 2। यहाँ जैसे परऑक्साइड होता है ऐसे सल्फर के 2 बॉन्ड है, Fe+2 एंड S सिंगल बॉन्ड S -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर एन फैक्टर, यहाँ N1 की बात करें, N2 कितना है चेंज 5 और सल्फर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10 + 1, ये हो जाएगा 11। सेकंड केस की हम बात करें, FeNO3 होल ट्वाइस कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में और NO में, ठीक है।
एक बार FeNO3 होल ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 और NO। अब इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रेट +5 से जा रहा है +2 में। इसको हम जरा सा चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज दूसरा या 2 है तो +3 से किस में आ रहा है +2 में। ये क्या हो रहा है, इसका इनफैक्टर क्या है 1। दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। यहाँ नाइट्रेट +5 से किस में आ रहा है +2 में। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा N1 + N2। N1 कितना है 1 और N2 कितना है 5 - 2 3। 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 10। थर्ड AS2S3 जा रहा है ASO4 - 3 प्लस SO4 - 3। ठीक है, अब इस केस की बात करें हम AS2S3, यहाँ आर्सेनिक किस में है, आर्सेनिक है +3 में। AS2S3 में आर्सेनिक किस में है बच्चों +3 और सल्फर किस में -2 में। तो ये जा रहा है x + 8 = -3 तो x = +5 और यहाँ जा रहा है SO4 - 2 होता है ना, तो यहाँ +6 में। तो आर्सेनिक +3 से +5 में आ रहा है, तो यहाँ 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 है और ये भी क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 8 × 3 24। तो एन फैक्टर कितना हो गया 24 + 4 28। फोर्थ Cu2S कन्वर्ट हो रहा है Cu+2 प्लस SO2। तो Cu2+ कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, सल्फर -2 से +4 में जा रहा है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो हम ऐड कर देंगे। कॉपर की वजह से एन फैक्टर कितना है, चेंज कितने का है 1 का, 1 × 2 2। सल्फर की वजह से चेंज 6 का है और सल्फर एक ही है, तो उसकी वजह से चेंज कितने का है 6 का। तो 6 + 2 8। फिफ्थ Bi2S3 जाना Bi +5 प्लस सल्फर, यहाँ +3 से जाना +5, तो इसकी वजह से एन फैक्टर कितना है 2 × 2 4। सल्फर -2 से जा रहा है 0 में, इसकी वजह से एन फैक्टर कितना है 6। तो N1 + N2 कितना हो जाएगा 6 + 4 10। तो इस तरीके से अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हो या फिर दोनों रिड्यूस हो रहे हो तो हम एन फैक्टर क्या करते हैं बच्चों ऐड कर देते हैं। दोनों का कैलकुलेट करेंगे, हमने काफी प्रैक्टिस की है, 6-7 क्वेश्चन किए हैं, तो एन फैक्टर क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस की बात करें। सेकंड, when oxidation number of one element is increased and another is decreased, एक की इंक्रीज हो रही है एक की डिक्रीज हो रही है, इस केस में हम एन फैक्टर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, मॉडुलस इसका लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे Fe2S3 जा रहा है FeO + SO2, ये +3 है ये -2 है, तो जैसे जा रहा है +2 एंड +4 में। अब आयरन +3 से जा रहा है +2 में, तो यहाँ क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। और सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है -2 से 4 में जा रहा है, तो इस केस में इसका एन फैक्टर कितना है 6 × 3 18। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा N1 - N2 का मॉडुलस, तो 18 - 2 16। ठीक है, अब हम बात करें जैसे Fe2S3 जा रहा है FeSO4 और एग्जांपल लेते हैं। अब एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में हम एन फैक्टर क्या करते हैं बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड केस Fe2S3 जा रहा है F2FeSO4 प्लस SO2 में, तो +3 और ये -2 है, +3 से जा रहा है +2 में और -2 से जा रहा है +4 में।
तो इसमें आयरन का चेंज कितने का है 1 और आयरन कितना 2 तो एन फैक्टर 2, पर सल्फर -2 से एक तो जा रहा है +6 में और एक जा रहा है +4 में। तो +6 में कितने 3 में से 2 सल्फर +6 में जा रहे हैं और एक सल्फर +4 में जाना है। इस केस में हम क्या करते हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। सल्फर जैसे 2 मॉलिक्यूल सल्फर के किसमें गए +4 में, तो 6 चेंज 6 का है, 6 -2 8 का है, तो 8 × 2 यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ चेंज कितने का है 6 का, 6 × 1 6, तो 16 + 6 तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 16 + 6 - 2 कितना हो जाएगा 20। वापस से देखेंगे क्या होता है कि अगर इसमें हमें पता है एन फैक्टर सब्ट्रैक्ट होना है आयरन का और सल्फर का, बट सल्फर किस में जा रहा है, सल्फर जा रहा है -2 से +6 में भी जा रहा है +4 में भी जा रहा है। अब इस केस में बैलेंस करते हैं कितना सल्फर 2 में जा रहा है, कितना सल्फर 6 में जा रहा है, कितना सल्फर 4 में जा रहा है, उसको सेपरेट करते हैं। तो 8 6 में जो जा रहा है उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 8 और सल्फर कितना हमारे पास 6 में जाने वाले 2, तो 6 × 2 8 × 2 16 हो गया और एक सल्फर जा रहा है +4 में, तो 6 × 1 6 हो गया। तो टोटल सल्फर का एन फैक्टर है 16 + 6 जो कि हो जाएगा हमारे पास 22। अब 22 - 2 22 - 2 तो 22 - 2 कितना हो गया 20। अब हम थर्ड केस की बात करें BaSCN और ट्वाइस कन्वर्ट हो रहा है BaSO4 + HCN। तो BaSCN की बात करें हम तो BaSCN का स्ट्रक्चर होता है BaS C ट्रिपल बॉन्ड N S C ट्रिपल बॉन्ड N, सल्फर -2 में है, कार्बन +4 में, नाइट्रोजन -3 में, -2 + 4 -3। हमने कैलकुलेट करना सीखा है कैसे, सारे बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, जो बोन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास नेगेटिव चार्ज पर बॉन्ड, तो कार्बन के पास +4 नाइट्रोजन -3। अब ये जा रहा है हमारे पास BaSO4 + HCN में, कार्बन +2 में, सल्फर +6 में, तो सल्फर -2 से किस में गया, अब यहाँ पे हम सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर -2 से किस में गया +6 में, तो सल्फर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज होना है और कार्बन +4 से किस में गया +2 में, जबकि नाइट्रोजन -3 में गया है। तो सल्फर की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 8 × सल्फर 2 है तो 16, जबकि कार्बन की वजह से कितना है +4 से किस में गया है +2 में, तो कार्बन भी 2 × 2 ये कितना हो गया 4, तो क्या हो गया एन फैक्टर 16 - 4 12। अब बच्चों हम बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। ये सेकंड था, पहले बात की थी हमने दोनों ऑक्सीडाइज हो, थर्ड बात की थी दोनों रिड्यूस हो। अब हम बात करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है उसी एलिमेंट का और डिक्रीज भी होता है। जैसे हम बात करें Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3- प्लस Br-, यहाँ 0 से जा रहा है +5 में और ये जा रहा है -1 में, तो यहाँ पे ये हो रहा है ऑक्सीडाइज और यहाँ ये हो रहा है रिड्यूस साइमल्टेनियसली। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके दो मेथड है। पहला मेथड है बैलेंस करके एन फैक्टर कैसे निकलता है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम पहले बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करते हैं Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3- और Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br- में, तो Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3- में +10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ 2 BrO3- आएगा और मतलब बैलेंस भी क्या करेंगे हम इसको एन फैक्टर ही ले लेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रखते हैं जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन होता है जो इसका एन फैक्टर होता है। तो ब्रोमीन का एन फैक्टर कितना है
10 और ब्रोमीन +5 में गया तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। ब्रोमीन +0 से किस में गया +5, तो 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, बैलेंस करके भी देख लेंगे। और यहाँ पे आप Br2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा Br- में, तो यहाँ इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी 6Br2 गिव्स 10Br- प्लस 2Br O3-, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने कैंसिल हुए, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, तो 10/6, इसका कितना हो जाएगा 10/10, इसका हो जाएगा 10/2 n फैक्टर। तो ये तो था हमारा पहला मेथड, लेकिन ठीक है इसको हम यूज कर लेंगे। बट एक मेथड काफी पॉपुलर है जिसमें हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो वो फॉर्मूला है हमारे पास n फैक्टर इक्वल्स टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये काफी पॉपुलर है, n फैक्टर n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। जैसे Br2 जा रहा है BrO3- प्लस Br-। ये पहला मेथड में इंपॉर्टेंट है, बस इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड हमें ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आगे और क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम ये मेथड यूज करेंगे। ये वाला मेथड सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए फॉर्मूला n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। जैसे 0 से जा रहा है +5 में, तो इसमें n1 हो जाएगा 10, 0 से जा रहा है -1 में, तो इसमें n1 हो जाएगा, n2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो ब्रोमीन का n फैक्टर, इसमें से हम ब्रोमीन का n फैक्टर निकाल रहे हैं। ब्रोमीन का हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 2, तो 20/12, 10/6, ठीक है। तो इसका 10/6, अब Br3 का कितना हो जाएगा 10/6 -5, और Br- कितना हो जाएगा 1 - 10/6, ठीक है। ब्रोमीन +5 से किस में आ रहा है 10/6 में। अब Br3- कितना हो जाएगा अगेन 5, 5 - 10/6, 30 - 10/6, तो 5। एक बार अब ये Br2 का n फैक्टर आ गया। Br3- और Br- का हम रेगुलरली कैलकुलेट कर सकते हैं, +5 - 10/6 इंटू 1, और या 10/6, ठीक है बच्चों, 10/6 -1, मतलब हमने ये किसका कैलकुलेट किया Br2 का n फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से Br2 का n फैक्टर कैलकुलेट किया हमने, जो क्या आ रहा है हमारा 5/3। इसी तरीके से हम डिस्प्रपोर्शनेशन में यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और कॉम प्रोपोर्शनेशन में Br2 अभी पहले डिस्प्रपोर्शनेशन को पूरा समझ लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में हम बात करेंगे, जैसे P4 कन्वर्ट हो रहा है PH3 प्लस H2PO2-, तो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है -3 में, और 0 से कन्वर्ट हो रहा है ये +1 में। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 4 12, यहाँ N2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। तो n फैक्टर कितना आएगा 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो कितना आएगा 16 इंटू 3, मतलब 16/3 आएगा हमारे पास, है ना। इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम उस मेथड को ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनल केस में अवॉइड करेंगे कि बैलेंस करना, उसमें क्या है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारे को एग्जाम में, अगर इतना टाइम ना हो तो, ठीक है। पर वो वाला मेथड हमारे को ध्यान रखना है क्योंकि वो आगे काम आएगा, अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे उसमें काम आएगा। अब हम बात कर रहे हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है कॉम प्रोपोर्शनेशन। Cl- प्लस ClO- कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो Cl2 0 से गया है +1 में, और ये 0 से गया है -1 में। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू है 2, यहाँ पे भी n2 की वैल्यू है 2, तो n फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, जो कि कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। इसको हम ढंग से लिख लेते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 1। अब हम कुछ
हमने ये फॉर्मूला देखा है, लेकिन अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखने वाले हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अगर आप अच्छे कंपटीशन एडवांस वगैरह की बात करो तो इंपॉर्टेंट केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे फॉर इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है फॉर इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कौन सी होती है? जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करें तो कन्वर्ट हो रहा है N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2। यहाँ नाइट्रोजन किस में है? -3 में है। क्रोमियम +6 में है। ये जा रहा है 0 में और ये जा रहा है +3 में। तो क्रोमियम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और क्रोमियम का एन फैक्टर कितना है? 6, मतलब चेंज 3 का है और क्रोमियम 2 है। और ये भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। उसका एन फैक्टर कितना है? 6। अब क्या है ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? बिकॉज इसने क्या है 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और वो 6 इलेक्ट्रॉन किसको अमोनिया ने 6 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने लूज करके क्रोमियम को दिए। 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू क्रोमियम। तो एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का पूरा एक्सचेंज हो रहा है। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका एन फैक्टर क्या होता है? एलसीएम ऑफ बोथ एन फैक्टर। तो इसके केस में एन फैक्टर होता है एलसीएम ऑफ बोथ एन फैक्टर। दोनों के एन फैक्टर का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये क्या इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। अब एलसीएम क्यों लिया हमने? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इसको NH4 प्लस को N2 में कन्वर्ट करेंगे, CrO7 - 2 को Cr+3 में कन्वर्ट करेंगे, हाफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे तो अपने आप वो 6 आएगा। इतना हमारे को करने की जरूरत है नहीं। हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स चेक करेंगे, अपने आप वो क्या आएगा? 6। लेकिन अगर हम बात करें कि एन फैक्टर जो है, एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे कन्वर्ट होना है AS2S5 कन्वर्ट होना है ASO3 प्लस SO2। क्या इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है? बच्चों इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। आप कह रहे होंगे कि आर्सेनिक जा रहा है +5, सल्फर जा रहा है -2, यानी +5 से आर्सेनिक जा रहा है एक बार +5 से जा रहा है +3 में, और सल्फर जा रहा है -2 से +4 में। तो ये तो रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स हुई। बच्चों इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स में सारे मॉलिक्यूल घर के होते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा? या ऑक्सीजन आ रहा होगा सॉल्यूशन से। तो मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन को दिए होंगे सल्फर ने, और उसमें से इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो भी है इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे? आर्सेनिक को। जैसे सल्फर का एन फैक्टर देखेंगे हम 4 - 2 -2 6, 6 × 5 30, और आर्सेनिक 2 × 2 कितना है? 4। तो सल्फर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया 30, तो 30 इलेक्ट्रॉन इसने सोल्यूशन को दिए, सोल्यूशन ने इसको 4 दिए। तो एन फैक्टर इसमें हम ये नहीं करेंगे, दोनों का एलसीएम है। ये नॉट अ इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं है, बिकॉज नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज नॉट सेम। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज सेम ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब सोल्यूशन का भी इसमें कुछ पार्टिसिपेशन है। अब सोल्यूशन में जब भी पार्टिसिपेट करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? जैसे इसमें तो एन फैक्टर हम कितना कहेंगे बच्चों? इसमें एन फैक्टर कहेंगे हम एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है सेम ही एलिमेंट के, तो 30 - 4 कितना हो जाएगा? 26। जनरल जो वे में हमने किया था। लेकिन अगर सोल्यूशन पार्टिसिपेट करें, जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक और इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स की बात करते हैं, जैसे 2KMnO4 है, ये कन्वर्ट हो रहा है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो K2MnO4 कन्वर्ट हो रहा है बच्चों प्लस KMnO4 +7 से +6, और यहाँ +4, और यहाँ 0 में। तो जाना +7 से +6 और +7 से +4, और जाना -2 से 0 में।
तो अब यहाँ पे देखो मैंगनीज का टोटल चेंज कितना है, मैंगनीज जा रहा है +6 में 1 + 4 3, कितना आ जाएगा 4। मैंगनीज का एक में चेंज 1 है और एक में चेंज 3 है, तो 1 + 3 4, और यहाँ -2 से 0 में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंज कितने का है, अब ये जा रहा है -2 से 0 में, ठीक है। 8 ऑक्सीजन में से, अब यहाँ कितना ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन किस में, मतलब O2 ही किस में जा रहा है, मतलब 8 में से सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, तो चेंज कितना है 2 × 2 = 4, तो चेंज कितने का है 4 का है। तो यहाँ एन फैक्टर क्या होगा, एलसीएम ऑफ, मतलब एन फैक्टर में कितना हो गया 4, तो ये क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर, ये है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स, क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, जितने इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ने दिए हैं उतने ऑक्सीजन ने लिया, तो इट इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया 4, ऑक्सीजन ने भी कितने लिया 4, तो ये दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है बच्चों। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स में ऐसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब हम एक बैलेंस की बात करें, आपको हमारे को बैलेंस इक्वेशन दी है, जैसे हमारे को एक एन फैक्टर फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हमने दो फॉर्मूले लिखे थे, पहला लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड पर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा लिखा था, दूसरा हमने लिखा था, पहला हम बात करें एन फैक्टर फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए एन फैक्टर क्या है, हमने लिखा था पहला 2KMnO4, ये 5H, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास 5 K2C2O4 + 16 HCl, ये जाना है 2MnCl2 + 10 CO2 + 12 KCl + 8 H2O। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, अब देखो हमारे को क्यों जरूरत पड़ रही है, अब हम कहेंगे क्या एसिड बेस रिएक्शन है, क्या क्या रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, सोल्यूशन पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें K2C2O4 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, और 16 HCl के यहाँ पे एज ए सोल्यूशन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मीडियम या फिर मीडियम। अब ये Cl माइनस भी रहना चाहिए, पर ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये Cl माइनस ही रहना चाहिए, ठीक है, बट ये पार्टिसिपेट भी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बार 12 + 6 16 है, तो अब इसमें क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है बच्चों। क्लोरीन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन में HCl एक मीडियम है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे H+ पार्टिसिपेट रिएक्शन में कर रहा है, यहाँ पे 8 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको हम समझते हैं कैसे ये पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे देखो KMnO4 ने H, हाँ अब देखते हैं हम, KMnO4 क्या कर रहा है +7 से जा रहा है +2 में, और H2C2 K2C2O4 जा रहा है +3 से +4 में। जैसे हम बात करें KMnO4 जा रहा है +7 से +2 में, और ये जा रहा है +3 से जा रहा है +4 में, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो मीडियम है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मीडियम भी रिएक्शन में कहाँ पार्टिसिपेट करता है, Cl2 आ रहा है, ठीक है, और ठीक है ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एन फैक्टर हो जाता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, मतलब ये रिडॉक्स में नहीं है बट ये स्टिल पार्टिसिपेट कर रहा है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, +7 से +2 में गया 2, मतलब 5, और ये +3 से +4 में गया इसका 2, इसका एन फैक्टर कितना है 5, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 10/2, 10/5, 10/16,
10/2, 10/10, 10/12 और H2 का जाएगा 10/8। वापस से बच्चों, जब एक मीडियम पार्टिसिपेट करें तो रिएक्शन में, तो हमारे को एन फैक्टर इसी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा अलग मेथड है, मैंने कहा था शुरू में आपको कि ये वाली जो हमारा फॉर्मूला है ये काम आएगा, ठीक है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे K2Cr2O7 प्लस 14 HCl। अब HCl पार्टिसिपेट करा रिएक्शन में बनाएगा 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 2KCl, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, K2Cr2O7 क्रोमियम प्लस 6 से जा रहा है प्लस 3 में, तो यहाँ एन फैक्टर इसका कितना है 6। और हाइड्रोजन में से ये रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, सोल्यूशन में रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लोरीन -1 से जा रहा है, 0 में भी जा रहा है, -1 में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है रिडॉक्स में, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे, अब हम इसमें करेंगे इसको बैलेंस कर रखा है हमने, बैलेंस हमने इसको सीख रखा है कैसे बैलेंस करते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 और क्लोरीन -1 से किस में जा रहा है 0 में जा रहा है, 6 क्लोरीन ही -1 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ भी एन फैक्टर, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी कितना है 6। क्लोरीन के 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 और 2 8, 8 है, 8 तो अनचेंज है और 6 क्लोरीन चेंज हो गया -1 से 0 में, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6 और यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 6, तो इसका एलसीएम कितना है 6। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 10/14। सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 6 है ना, 6/10, 6/14, 6/2, 6/3, 6/2। तो अब हम क्या करेंगे, इफ अ सब्सटेंस एक्ट एज ए मीडियम, तो अब हम बात करेंगे इफ अ सॉल्यूशन और इफ सब्सटेंस act as a medium as well as participant in redox reaction, then its n factor is calculated by balancing the इक्वेशन। तो इसका एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करता है, बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब एक छोटा सा टाइप बचा है हमारे पास, एन फैक्टर फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने एसिड बेस की बात की थी, उसके अलावा भी कई तरह के नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, जैसे डबल डिकम्पोजिशन हो गए, जैसे हो गए एन फैक्टर फॉर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे हो गया हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे MgCl2 रिएक्ट कर रहा है 2NaNO3 के साथ, तो बना रहा है 2NaCl प्लस MgNO3 होल ट्वाइस। तो एन फैक्टर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एन फैक्टर हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर। यहाँ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, 2 क्लोरीन इधर गए है ना, 2 क्लोरीन इधर गए Na के पास, तो 2 यूनिट चार्ज ट्रांसफर हुआ है, 2 यूनिट चार्ज ट्रांसफर। तो 2/n फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है चार्ज ट्रांसफर 2/1 2, 2/2 1, 2/2 1,
2/1 2, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जैसे लेड नाइट्रेट है, रिएक्ट कर रहा है 2NaCl के साथ, तो बनाना PbCl2 प्लस 2NaNO3। यहाँ पे 2 क्लोरीन इधर एक्सचेंज हुआ है, तो 2/1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2/2 कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2/1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो ये सेम है जो हमने बात की थी सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट का एन फैक्टर होता है, वैसे इसके केस में हम एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर।